हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मार्केट में आईपीओ को लेकर काफ़ी हलचल हुई। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि आईआरएफसी अपना आईपीओ जनवरी में ही लेकर आएगी, तो उसने कल अपने आईपीओ का अनाउंसमेंट कर दिया। दूसरी कंपनी इंडिगो पेंट्स ने भी कल अपने आईपीओ का अनाउंसमेंट कर दिया। फिर शाम होते होते सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी अपने ऑफर फॉर सेल ओएफएस की अनाउंसमेंट कर दी। तो एक साथ तीन बड़ी खबरें कल मार्केट में आ गई। तो इस वीडियो में हम दोनों आईपीओज का डिटेल्स देखेंगे और सेल के ओएफएस पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन तीन ऑफर्स में से कौन सी ऑफर बेहतरीन है, कहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या हम ये तीनों में हम जा सकते हैं या कोई एक या दो हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्कस करने के पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम सब डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों, पहली जो कंपनी है जिसने अपना आईपीओ अनाउंस किया है वो कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईआरएफसी। ये कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। ये इंडियन रेलवेज की बोरोइंग आर्म है, यानी इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स या रोलिंग स्टॉक्स जैसे लोकोमोटिव्स, कोचेज, वैगन्स, कंटेनर्स, क्रेन्स जो इंडियन रेलवेज अपने किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए खरीदती है या लीज पर लेती है, उसको ये फाइनेंस करती है। पिछले 3 साल में इसने इंडियन रेलवेज के करीब करीब 85 to 90% प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है। तो चलिए अब इसका आईपीओ का पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये आईपीओ जो ओपन हो रही है वो 18 जनवरी को ओपन होगी एंड आईपीओ का क्लोज डेट है 20th ऑफ जनवरी। तो 3 दिन का पीरियड दिया है, 18 to 20th। जनरली किसी भी आईपीओ में 3 दिन का पीरियड होता है। एंड आईपीओ की साइज़ है ये 4633 करोड़ की अप्रॉक्स साइज़ है। फेस वैल्यू जो है इसका 10 का है एंड प्राइस बैंड काफ़ी कम है, 25 to 26 रुपीज़ के बीच में है। तो अगर जिस भी रिटेल इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना है या करना चाहते हैं तो वो 26 रुपीज़ पे ही करना चाहिए। लिस्टिंग जो होगी इसकी दोनों बीएसई एंड एनएसई दोनों पर होगी एंड रिटेल पोर्शन के लिए अराउंड 35% जो है वो रिजर्व कैटेगरी में है, यानी कि हम जैसे जो इन्वेस्टर है रिटेल कैटेगरी में जो हम और आप अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए 35% जो है वो पोर्शन वो रिजर्व्ड है। और जो इक्विटी शेयर्स जो मार्केट में आ रही है आईपीओ में करीब करीब 17 करोड़ की इक्विटी शेयर्स आ रही है, 17.82 करोड़ की। एंड मिनिमम जो लॉट साइज इसका होगा, यानी कि जो मिनिमम लॉट साइज जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो होगी 575 शेयर्स मिनिमम, जिसका टोटल अमाउंट करीब करीब वो आएगा 14,950 रुपीज़ के लगभग। एंड मैक्सिमम जो हम रिटेल पोर्शन की बात कर रहा हूँ, अगर मैक्सिमम जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो है 7,475 शेयर्स, जो कि जिसका वैल्यू आएगा अराउंड 1,94,350। तो जनरली रिटेल पोर्शन में क्या होता है कि हमें 2 लाख के अंदर का ही हम वैल्यू में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप उससे कैलकुलेट करोगे, बिकॉज ये लॉट साइज 575 का है, तो अगर एक और लॉट बढ़ा देते तो वो 2 लाख से ऊपर का वैल्यू हो जाता। तो दोस्तों, ये जो है डिटेल्स है आईआरएफसी के आईपीओ की। अब एक बार देख लेते हैं कि इसका जो लिस्ट ये अलॉटमेंट जो ये डिसाइड होगी ये 25 ये अलॉटमेंट इसकी डिसाइड हो जाएगी। एंड रिफंड जो अमाउंट अगर जिसको नहीं मिला है, अलॉट नहीं हुआ है, तो वो उनके अकाउंट में जो पैसे है वो 27 जनवरी को आ जाएगी। और जिन्हें मिल गया है, ये अलॉटमेंट हो गई है, उनके डीमेट अकाउंट में 28 जनवरी को वो डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। और जो लिस्टिंग डेट है इसका वो है 29 जनवरी। सो विद इन 4 डेज यानी कि 25 से 29 के बीच में ये सब जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अब इसका जो है हम आपको ये भी दिखा देते हैं, एक बार इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। सो फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो इसका जो फाइनेंशियल्स जो मुझे आपको दिखाना, ये देखिए FY20 में इसका रेवेन्यू जो है 13,839 करोड़ है एंड जो नेट प्रॉफिट है 3,692। यही आप अगर कंपैरिजन करोगे FY19 से, तो 19 से इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, 10% के लगभग ग्रोथ देखने को मिला है। एंड जो रेवेन्यू है, जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, करीब करीब ये जंप 1400 का जंप देखने को मिल रहा है। तो करीब करीब 60 to 70% के बीच में जो है प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड FY18 से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि
अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें, प्रॉफिट वाइज देखें, तो कंपनी में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है पिछले 3 साल में। अगर कुछ पॉजिटिव्स की बात करूं मैं कंपनी के बारे में कि इसके कंपनी के पॉजिटिव्स क्या हैं, तो ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन रेलवे को। जैसे कि मैंने अब बताया कि करीब करीब 80 to 90% जो उनके जो रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोजेक्ट्स को, वो फाइनेंस करती है। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका इंडियन रेलवे को चलाने में, इनफैक्ट बिकॉज ये उसे जो भी ज़रूरी फाइनेंशियल्स होती है वो उन्हें कर्ज देती है। एंड इसका जो मैंने आपको दिखाया जो कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड लो रिस्क बिजनेस मॉडल, बहुत ज़्यादा इसने डाइवर्सिफाई नहीं किया है। ये जो इसका जो मॉडल है बड़ा ही लो रिस्क का है। एंड जैसे फाइनेंशियल्स मैंने आपको दिखाया, देखिए कितना अच्छा कंसिस्टेंट फाइनेंशियल दिख रहा है। ये पिछले 3 साल में लगातार जो ग्रोथ दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है पिछले 3 साल में, तो बोल सकते हैं काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। एंड थर्ड पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग लेस असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, इसका असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट इसने बहुत ही अच्छे से बना कर रखा है। तो ये कुछ पॉजिटिव से कंपनी के बारे में। हालांकि अगर ग्रे मार्केट की अगर हम बात करें, तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है, और ग्रे मार्केट में ये केवल 1.20 प्रीमियम पर चल रही है। तो इसमें मुझे लगता है पहले दिन का हमें या आप लोगों को रिस्पांस देख लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें इस पर डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि ये काफ़ी कम प्राइस का स्टॉक लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है, खासकर जब लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और इंडियन रेलवे फुल फ्लेज में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगी, तो इसका भी प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि रेलवे अपने कई सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहेगी लॉकडाउन कम्प्लीटली जब ओपन हो जाएगा एंड उसका जब पूरा ऑपरेशन चालू हो जाएगा। तो मुझे लगता है अपना कई सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहेगी, जिसके लिए उसका डिपेंडेंसी रहेगा इस पर। तो इसमें काफ़ी अच्छा न्यूज़ आगे आने की संभावना है। बट अगर मैं अभी की बात करूं, तो हम एक दिन वेट करना चाहिए, हम सेकंड डे डिसाइड कर सकते हैं कि रिस्पांस कैसा है, एंड उसके बाद चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली जो कंपनी है वो है इंडिगो पेंट्स। ये इंडिगो पेंट्स भी अपना आईपीओ लेकर आई, इसने कल ही अनाउंसमेंट किया। दोस्तों इंडिगो पेंट जो है इंडिया की 5th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, और इस कंपनी का ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो रहा है। इनिशियली इसने अपना जो फोकस है वो छोटे शहरों गाँव में रखा था, जैसे Tier 3 Tier 4 टाइप के शहरों में या रूरल एरियाज में रखा था। लेकिन बाद में इसने अपना फोकस फिर बड़े शहरों में शिफ्ट किया, यानी मेट्रोज में शिफ्ट किया, Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ में शिफ्ट किया, और उसको भी वहाँ अच्छी रिस्पांस मिली, काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला ये मेट्रोज एंड Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ में भी। तो इसका आईपीओ का भी डिटेल्स देख लेते हैं, क्या है इसका डिटेल्स। तो ये आईपीओ जो है वो 20 जनवरी को ये ओपन हो रहे हैं, यानी कि अगर आप देखें तो IRFC जो है 20 जनवरी को क्लोज हो रही है, एंड ये 20 जनवरी को ओपन हो रही है, एंड इसका क्लोज डेट भी है वो 22 जनवरी को। तो 3 दिन का इसका भी टाइम है। इस आईपीओ का जो साइज़ है 1000 करोड़ का अप्रॉक्स साइज़ है। प्राइस बैंड जो देखेंगे तो काफ़ी हाई दिख रहा है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 1480 से 1500 के बीच पे है, तो जनरली 1500 पे ही लोग अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी हाई लग रहा है इसका प्राइस बैंड। लिस्टिंग तो होगी तो दोनों जगह होगी, BSE एंड NSE पर, एंड रिटेल पोर्शन में 35% जो है वो रिजर्व है। एंड जो इक्विटी शेयर्स लाने वाली है करीब करीब आप देखेंगे 58,40,000 का इक्विटी शेयर्स ये लाने वाली है ये आईपीओ में। एंड जो लॉट साइज रहेगा वो मिनिमम 10 का लॉट साइज है, तो मिनिमम जो अमाउंट हमें और आपको लगाना होगा वो 15,000 का, एंड मैक्सिमम जैसा मैंने बोला कि 2 लाख वैल्यू का ही होना चाहिए, तो 130 शेयर्स हम अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, जिसका वैल्यू आएगा 1,95,000। अब इसका भी लिस्टिंग देख लेते हैं, अलॉटमेंट क्या है। तो अलॉटमेंट जो इसका बेसिस जो अलॉटमेंट का तैयार होगा, यानी कि जो डिसाइड होगी कि अलॉटमेंट हुई कि नहीं, वो 28 जनवरी को होगी, एंड जिन्हें नहीं मिला वो 29 जनवरी को उनके पास पैसे आ जाएंगे। 1 फरवरी को जिनको अलॉट हो गई हो उनके डीमेट में दिखने लगेंगे ये स्टॉक, एंड 2 फरवरी को इनकी लिस्टिंग होगी मार्केट में। तो दोस्तों इसका प्राइस बैंड जो अभी काफ़ी हाई दिख रहा है, बट अगर ग्रे मार्केट में अगर देखें तो ये काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर चल रही है फ़िलहाल। इसमें मैं इसके पहले और भी 1-2 चीज़ दिखाना चाहता हूँ ये कंपनी से रिलेटेड। इसका अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल देखिए तो ये रेवेन्यू जो है इसका काफ़ी अच्छा, इसका भी रेवेन्यू दिख रहा है। अगर आप देखोगे पिछले FY20 का अगर रेवेन्यू देखो तो 537 से 626 पर जंप, यानी करीब 20% के लगभग जंप दिख रहा है FY19 के कंपेयर में।
अगर आप FY18 से भी कंपेयर करोगे तो जो रेवेन्यू में जो ग्रोथ दिख रही है वहाँ भी करीब करीब 30-35% का जंप दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो है FY18 से FY19 में 26 यानी ऑलमोस्ट डबल हो गई। एंड FY20 में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो FY19 से भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। एंड ये साल भी इसका अगर ये Q2 का रिजल्ट यानी सितंबर क्वार्टर का ये रिजल्ट है तो इसने भी ये साल अब तक यानी H1 में अब तक 27 करोड़ का ऑलरेडी रेवेन्यू प्रॉफिट ये ऑलरेडी बना चुकी है। अगर मैं इसके मार्केट शेयर की बात बताऊं कि इसका मार्केट शेयर क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 5th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है अपने कंट्री में। सो पहली सबको जानते हैं एशियन पेंट्स बहुत बड़ी कंपनी है, देन एशियन पेंट्स के बाद बर्गर पेंट्स, देन कंसाई नेरोलैक, एक्जो नोबेल एंड देन इंडिगो पेंट्स। तो इसका जो मार्केट शेयर है वो अभी भी काफ़ी कम है, 2% का मार्केट शेयर है। तो इसमें काफ़ी अभी पोटेंशियल है इसे ग्रो करने की। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये मोस्टली पहले रूरल एंड टियर 3 टियर 4 सिटीज़ पे फोकस कर रही थी एंड अभी मेट्रोज एंड टियर 1 टियर 2 सिटीज़ पे कर रही है। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी दिख रहा है। तो जहाँ तक इसमें IPO में पैसा लगाने की बात है तो मैंने जैसे बताया कि ग्रे मार्केट में ये अच्छे प्रीमियम पर चल रही है और उम्मीद है कि इसको अच्छी लिस्टिंग मिल सकती है। हो सकता है बम्पर लिस्टिंग ना मिले, लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीद है कि लिस्टिंग जो होगी वो अच्छी होगी। एंड जहाँ तक मुझे शॉर्ट टर्म अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये भी मुझे लॉन्ग टर्म का स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि इस कंपनी का जो डीलर नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है और ख़ासकर जो पेंट इंडस्ट्री में जो है ज़्यादातर जो सेलिंग होती है वो डीलर के थ्रू ही होती है और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं अपने कस्टमर को। तो इसका नेटवर्क जो है डीलर के साथ काफ़ी अच्छा है एंड छोटे मार्केट में तो ये पेंट काफ़ी पॉपुलर है। तो बिज़नेस ग्रोथ जो है वो इसका अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। तो अगर हमें जाना है, अगर जिसे अप्लाई करना है तो वो हालांकि कर सकते हैं। नुकसान तो मुझे नहीं दिख रहा है, बिकॉज जैसा बज़ दिख रहा है ग्रे मार्केट में उससे लिस्टिंग तो अच्छी होगी, तो इसके लिए भी आप चाहे तो जा सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा प्राइस इसका हाई है, काफ़ी प्रीमियम प्राइस रखा है इसने अपने IPO का। तो चलिए अगली जो न्यूज़ है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वो है OFS से रिलेटेड। तो कल शाम को ही ये न्यूज़ आई कि सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपना OFS लेकर आई, ऑफर फॉर सेल, जिसमें गवर्नमेंट अपनी 10% की हिस्सेदारी बेच देगी। तो इसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी है अभी फ़िलहाल वो 75% का है एंड उसका प्लान है कि 5% पहले वो 5% बेचेगी एंड उसके बाद जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो फर्दर 5% वो और उसमें स्टेक अपना जो है वो सेल करेगी। डिपेंड करता है कैसा रिस्पॉन्स रहा है OFS का। तो उम्मीद है कि ये OFS के बाद जो उसकी हिस्सेदारी है वो घटकर 65% हो जाएगी। 2014 में भी गवर्नमेंट ने इसमें करीब करीब 5% का उसमें भी इसने अपना सेल किया था अपनी हिस्सेदारी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि 10% बेचकर जो है गवर्नमेंट को करीब करीब 2600 करोड़ उनके किटी में आएगी। तो इसका OFS का जो प्राइस जो रखा गया है वो है 64 रुपीज़, जबकि ये स्टॉक कल की अगर बात करें तो 74 पर क्लोज हुई थी। तो कल की क्लोजिंग प्राइस से अगर हम देखें तो करीब इसमें 14% का डिस्काउंट दिख रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। एंड ये ऑफ़र जो है वो 2 दिन के लिए ही खुलेगी, 14 एंड 15 जनवरी को। तो 14 को जो है उसमें नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 15 को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये खुलेगी और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 15 जनवरी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो रिजर्व्ड है अराउंड 12.5% जो शेयर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है, जबकि 25% जो उन्होंने ऑफर रखा है वो म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए उसको रिजर्व कैटेगरी में रखा है कि 25% जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है या इंश्योरेंस कंपनी है वो ले सकते हैं। तो एक बार हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं इस कंपनी की, फिर चर्चा करेंगे कि इसके लिए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसका अगर आपको मैं प्राइस दिखाऊं तो ये कल जो प्राइस है यानी कि 13 जनवरी का जो प्राइस है वो 74 पे क्लोज हुई। हालांकि डे का रेंज देखोगे तो ये 77 पर गई है एंड इसका अगर आप देखोगे 52 वीक का हाई तो 80 रुपीज़ है इसका 52 वीक का हाई एंड जो लो है वो है 20 रुपीज़। सो अगर आप 52 वीक से कंपेयर करोगे पिछले एक साल में तो ऑलमोस्ट ये 4 टाइम्स हो चुकी है। बट मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ग्रोथ जिसका हुआ है वो ग्रोथ एक पीरियडिकली ग्रोथ नहीं है कि चलते आ रहा है ग्रोथ, ये अचानक से इसका ग्रोथ हुआ है और वो क्यों ग्रोथ हुआ है
वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो ये देखिए, मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ये पिछले 6 महीने का चार्ट है। तो आप देखोगे तो जुलाई 16 को ये चल रही थी 34 के आसपास। एंड एक साल पहले भी जो इसका, अगर मैं प्राइस, इसमें मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया नहीं है, उस समय भी ये जो ट्रेड कर रही थी वो 30 से 32 के रेंज में ही चल रही थी। उसके बाद वो जब ये पैंडेमिक आई तो वो काफ़ी नीचे चली गई, 20 के आसपास, 21 के आसपास। एंड उसके बाद जो है स्लो स्टीडी इसका चल रहा था। सो आप देखोगे तो ये जुलाई में 34 पे ट्रेड कर रही थी। एंड ये भी देखो, जुलाई से लेकर नवंबर तक वही थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो काफ़ी स्टीडी चल रही थी, कोई उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा था। अब देखो तो 34 से 39, ओनली 5 रुपीज़ का इसमें ग्रोथ दिख रहा है आपको 4 महीने, इस 4 महीने के बीच में, नवंबर 19। उसके बाद से इसने ये पिकअप स्टार्ट किया, उसके बाद से ये पिक करके ये यहाँ पर ये 80 रुपीज़ ये गई है, जनवरी में ही गई है, 4 जनवरी को गई थी। एंड उसके बाद अभी फ़िलहाल ये जो चल रही है, अभी ट्रेंड कर रही है 75 के आसपास चल रही है, अभी ट्रेड कर रही है। तो जो इसमें ग्रोथ जो पिक हुई है आप देखोगे तो ये नवंबर के बाद से हुई है। वो क्यों हुई मैं बताता हूँ आपको। बिकॉज उस समय ही ये न्यूज़ आ गई थी कि ये सेल जो है वो अपना OFS लेकर आ सकती है। तो जनरली क्या होता है, जब कोई OFS लेकर आती है तो प्राइस में अचानक से मूवमेंट दिखाई देने लगती है, रैली आ जाती है, ताकि लोगों को थोड़ा सा वो स्टॉक जो है अट्रैक्टिव लगे। एंड जो प्राइस थोड़ा सा कम करके दिखाए तो लगे काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो एक टैक्टिक्स है, मार्केटिंग टैक्टिक्स होता है ये कंपनीज़ का, कि जब OFS लाना चाहती है तो उसका प्राइस अचानक से उसमें मूवमेंट दिखने लगता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो ग्रोथ दिख रहा है वो, अगर मैं कंपेयर करूँ कि ऑर्गेनिक जो ग्रोथ होती है, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ मुझे लग नहीं रहा है। अब इसके अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात करूँ तो इसका देखिए, मार्केट वैल्यूएशन जो है वो, मार्केट कैप जो है 30,896 करोड़ है। तो ये लार्ज कैप कंपनी है एंड अपने सेक्टर में नंबर 3 पे है। इसका अगर मार्केट कैप के अनुसार देखें, PE रेशियो 20.38, अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है 3.67, एंड PB रेशियो देखो तो 0.76, यानी कि अपने बुक प्राइस से नीचे चल रही है। तो बुक प्राइस जो है इसका 100 रुपीज़ है और अभी ये फ़िलहाल चल रही है 74-75 के आसपास, इसलिए आपको बुक प्राइस जो है वहाँ पे दिखा रहा है PB रेशियो 0.76। अगर मैं आपको इसका रिटर्न दिखाऊं पिछले कुछ सालों का, तो देखिए 5 साल में जो इसने रिटर्न दिए हैं, 65% का रिटर्न दिख रहा है 5 साल का रिटर्न, 3 साल का निगेटिव में दिख रहा है -24%, 1 साल का रिटर्न देखें तो करीब करीब 50% के आसपास का रिटर्न दिख रहा है। अगर आप 3 महीने से कंपेयर करोगे तो 3 महीने से ये अच्छा, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो जैसे बताऊं मैं कि वो अक्टूबर के आसपास 39-40 के आसपास चली थी, जो मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ से आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और 1 महीने में भी आप देखो तो 30% का ग्रोथ दिख रहा है। तो 1 साल में तो ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, बट अगर मैं इसके बात करूँ 3 साल में तो मुझे ग्रोथ उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी भी इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी भी ये प्राइस जो है और नीचे आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बार और मैं इसका एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ ये डिस्कस करने के पहले। इसका जो इनकम स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका प्रॉफिट, अभी पैट जो है कैसा चल रहा है, इनकम इसका कैसा चल रहा है। तो ये देखिएगा, अगर इसका आप इनकम देखो तो ये क्वार्टरली स्टैंड अलोन जो है वो इनकम स्टेटमेंट है। सितंबर 2019 में 14,286 करोड़ थी एंड सितंबर 20 में 17,121 करोड़। सो YOY तो इसमें करीब आपको दिख रहा है, करीब करीब 20% के लगभग ग्रोथ दिख रहा है। एंड जून से अगर कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 80-90% ग्रोथ दिख रहा है। आप अगर यहाँ पे अगर इसकी कंपेयर करोगे कि पैट कितना रहा, यानी प्रॉफिट कितना रहा, तो अगर सितंबर 2019 में जो क्वार्टर थी Q2 में FY20 की, तो उसमें जो ग्रोथ था वो एक्चुअली डी ग्रोथ था, माइनस में थी। एंड दिसंबर में भी आप देखोगे तो -429 ही थी। फिर मार्च में इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ पिक किया एंड फिर वो जून 20 में वो जब पैंडेमिक स्टार्ट हुई तो वहाँ से तो बिल्कुल सेल ही बिल्कुल रुक गई थी, तो इसलिए आपको वहाँ निगेटिव दिख रही है। लेकिन सितंबर क्वार्टर में इसने वापस पिक किया एंड 393 अभी दिख रहा है। एंड ये Q3 का भी रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आ ही जाएगा, तो उसमें भी मुझे ऐसा चांस लग रहा है कि उसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों ये इस ऑफ़र पर डिसाइड करने के पहले मुझे लगता है 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जब OFS आती है तो उसके बाद जनरली जो प्राइस है वो गिरता है, तो हो सकता है कि ये आपको 64 रुपीज़ से भी कम में मिल जाए। एंड हो सकता है कि ये जो प्राइस जो है आपको आज ही देखने को मिले कि ये प्राइस जो है 74 रुपीज़ जो क्लोज हुई थी कल, उससे नीचे गिर के ये आ जाए। तो ये जो आपको ये पता कल ही चल जाएगा कि जनरली गिरती है कि नहीं गिरती है, तो आपको पता चल ही जाएगा ये आज। दूसरी बात, फ़िलहाल मेटल्स का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ रहा है मार्केट में। सप्लाई कम है बिकॉज अभी मार्केट भी पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है, तो सप्लाई कम है एंड डिमांड ज़्यादा है। तो सभी मेटल स्टॉक्स में अभी आपको देखने में तेज़ी देखने में आएगी और इसमें भी आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। थर्ड पॉइंट जो है वो कि ये अभी भी अपने बुक प्राइस से, जैसा मैंने बताया, कि काफ़ी नीचे चल रही है। इसका बुक प्राइस अभी जो वो 100 है और ये अभी 74 के आसपास चल रही है, तो इसमें अभी भी काफ़ी गुंजाइश है कि ये 100 के फिगर को टच कर जाए, बिकॉज ये उसका जो बुक प्राइस है वहाँ तक चांसेस है, संभावना है कि वो वहाँ तक जा सकती है। तो इसमें ग्रोथ की संभावना आगे दिख सकती है और दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ऑफ़र जो है एक तो डिस्काउंट अगर देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख नहीं रहा है एंड पूरी संभावना है कि ये नीचे आएगी। तो मुझे लगता है कि एक चांस हम ले सकते हैं कि अगर हमें मिल जाए 60 के आसपास या 55 के आसपास, तो वो बेटर डील रहेगी। तो एक चांस हम ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट बिल्कुल आपका डिसीजन है, आप अपना खुद का रिसर्च कर लीजिए, आपने जो एडवाइज़र है उनसे पूछ लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपको जो था मैंने आपको बता दिया कि कौन सा IPO में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, OFS में देखना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये हमने ऑडियो देख लिया एंड डिस्कस कर लिया। तो डिसीजन बिल्कुल पूरी तरह से आपका है, मैं तो यहाँ केवल आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिले होंगे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। एंड ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब वीडियो चलिए क्लोज़ करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।